नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। इस टिप्पणी की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ। बीते हफ्ते भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में तालिबानियों ने हत्या कर दी। दानिश अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्था रॉयटर्स से जुड़े थे। दानिश को अपनी शानदार फोटोग्राफी के लिए दुनिया भर में पत्रकारिता का सबसे बड़ा माने जाने वाला पुलित्जर पुरस्कार मिला था। दिल्ली में हुए दंगे, CA/NRC के खिलाफ हुए शाहीन बाग का प्रदर्शन या फिर कोरोना की दूसरी वेव के दौरान उनकी तस्वीरों को पूरी दुनिया ने सराहा था। न्यूज लॉन्ड्री दानिश को अपनी श्रद्धांजलि देता है। बीते हफ्ते प्रधानमंत्री जी ने अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर तमाम राजनीतिक गतिविधियों के अलावा इस तरह के सुझाव भी दिए हैं कि किस पार्क में आपको घूमने जाना चाहिए, लेकिन एक भारतीय पत्रकार की मौत पर उन्होंने 2 शब्द खर्च करना मुनासिब नहीं समझा। खैर, जिनके न बाल हैं न बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि आपको कितने बाल बच्चे पैदा करना है। अच्छा, जिनके 4-4 बच्चे हैं वो भी अब लंगोट बांधकर फारिग हो चुके हैं ये बताने के लिए कि आपको कितने बच्चे पैदा करना है। बेशर्मी और विरोधाभास आज की टिप्पणी की मुख्य थीम है, क्योंकि हमारे देश में देर आए दुरुस्त आए वाली फिलॉसफी में भी लोगों की प्रबल आस्था है और देर से मिले न्याय को अन्याय मानने वालों की भी बहुत बड़ी आबादी है। सांसद रवि किशन मिजाज से कृष्ण हैं, लीला और रास दोनों रचाते हैं। कभी दुपट्टा पर कट्टा तानते थे। लहंगा इनका सबसे प्रिय विषय हुआ करता था। लहंगे को रिमोट से उठा देना इनका खालिस आविष्कार था। लहंगा उठा दे रिमोट से। और कभी कभी ये लहंगे में जंगला भी लगा देते थे। ये सब एक जमाने में रवि किशन की हसरतें थी, लेकिन समाजवादियों का पुराना नारा है, अन्न और जमीन बंट के रहेगी, अपना अपना छोड़ के। तो रवि किशन जी अपना और अपनी 2-4 पुश्तों की किस्मत इसी अश्लीलता की बुनियाद पर सुरक्षित करके अब बाकियों का अन्न और जमीन बांटने की हसरत जता रहे हैं। उनकी ताज़ा हसरत है कि लहंगे को रिमोट से उठाना बंद होना चाहिए। यह लगभग अल्फ्रेड नोबेल के दर्जे का हृदय परिवर्तन है। आपको नोबेल की कहानी पता है? उसने डायनामाइट का आविष्कार किया और भी कुछ विस्फोटक बनाए, और अंतकाल में उसे एहसास हुआ कि उसने तो दुनिया को बर्बादी का सामान दे दिया है। इस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए उसने नोबेल पुरस्कार की नींव रखी। बहरहाल, हम बात कर रहे थे सांसद रवि किशन की। इनके भीतर एक नहीं कई अपराध बोध हैं। मसलन 4 बच्चों के पिता बनने के बाद अब वो ये भी चाहते हैं कि बाकी जमाना 2 पर ही फुल स्टॉप मार ले, वरना उसकी सब्सिडी छीन ली जाए, प्रमोशन रोक दिया जाए, चुनाव से बेदखल कर दिया जाए, नौकरी के मौकों से खारिज कर दिया जाए। इस बाबत वो संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। रवि किशन और अल्फ्रेड नोबेल के अपराध बोध में एक बारीक सा अंतर है। नोबेल ने अपने अपराध बोध से मुक्त होने के लिए अपनी सारी धन संपदा दान कर दी थी। किशन महाराज खुद संसद में बैठकर पब्लिक मनी से मौज मारते हुए बाकियों को चुनाव से बेदखल करने की हसरत रखते हैं। ये हसरतें हैं बेशर्म विरोधाभासी हसरतें। हसरतें औरों की भी हैं। मसलन अंजना ओम कश्यप को ले लीजिए। कभी उनकी हसरत थी, हम सर्वसम्मति से पास कराएंगे इसको। आप तय करेंगे कि मेरे की कितने बात बच्चे करिए, होंगे। बच्चे की बात करिए। और आज उनकी हसरत ये है। क्या गलत है इसमें, आप बताइए। अगर ये डिसइंसेंटिवाइज करना और इंसेंटिवाइज करना, सुनिए मेरा सवाल तो सुनिए पूरा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको कहीं तो कुछ कदम उठाना होगा। जागरूकता का इंतजार तो ये 7 दशक से मुल्क कर रहा है, और जनसंख्या आज इस देश में सबसे बड़ी परेशानी एक लाइफ टिकिंग बॉम्ब की तरह है। इस देश में जनसंख्या एक समस्या है, लेकिन इस देश में जनसंख्या जितनी बड़ी समस्या है उससे कई गुना ज्यादा यह सियासी समस्या है। वरना मोदी जी कुछ और कहते हैं, योगी जी कुछ और कहते हैं। फोकस्ड करना उन क्षेत्रों में जहां पर आबादी अभी भी ज्यादा है और लोग जहां पे अभी भी ज्यादा बच्चा पैदा करने की एक प्रवृत्ति है, उनके कारणों को चिन्हित करना, वहां पे अवेयरनेस के विशेष कार्यक्रम चलाना। तीसरा, शासन की नीतियां ऐसी होनी चाहिए
कि रिलीजियस डेमोग्राफी पर भी उसका असर न पड़े। कभी इस देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जबरिया नसबंदी का रास्ता संजय गांधी ने अपनाया था। आज वो नारा बदल चुका है। संजय तेरा स्वप्न अधूरा, योगी बाबा करेंगे पूरा। तो उत्तर प्रदेश के चुनावों से ठीक पहले इस जिन्न को बहुत सोच समझकर आजाद किया गया है। इसका निशाना मुसलमान है, इसका लक्ष्य ध्रुवीकरण है। इस देश में दक्षिण और पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों ने इस तरह की भेदभाव वाली नीति के बिना ही जनसंख्या को स्थिर करने में कामयाबी पाई है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि ये वो इलाके हैं जहां भाजपा की कभी सरकार नहीं आई है। आप इसका जो चाहें वो अर्थ निकाल लीजिए। सारा मुजस्समा काऊ बेल्ट बोले तो गोबर पट्टी में ही फैला है। यहाँ अपराध का इलाज एनकाउंटर है, लोकतांत्रिक विरोध का इलाज कुर्की जब्ती है और आज़ाद पत्रकारिता का इलाज NSA UAPA है। काऊ बेल्ट से याद आया, बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच काफ़ी खींचतान रही। योगी जी जोर लगाए हुए थे कि सावन के महीने में कांवड़ वाली यात्रा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद योगी जी ने इसे रद्द तो नहीं किया, सांकेतिक कर दिया। सावन का महीना काऊ बेल्ट में भोलेनाथ महादेव को समर्पित रहता है। राजमार्गों से लेकर गली कूचों में भोलेनाथ के पैरोडी गीतों पर थिरकने वाले नौजवानों की बन आती है। हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय, ये भोले मेरे हाथ से मेरा कांवड़ लिए जाए जाए। इस तरह के पैरोडी गीतों को डीजे वाला जब विलंबित सुर में सम पर ले जाता है तब एक कानफोड़ू शोर पैदा होता है और कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव तक सीधा अपनी बात पहुंचा देता है। इसके बाद भक्त वत्सल महादेव तत्काल ही भक्तों की सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। इस बार चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मसाइल में हस्तक्षेप कर चुका है और योगी जी इसमें घुसे हुए हैं, लिहाजा हुड़क चुल्लू एंकराओं और दंडवत पड़े खबरिया चैनलों को इस पर बहस लड़ाना ही था, सो उन्होंने लड़ाया। हमने ऐसी तमाम बहसों से कुछ नितांत खूबसूरत पल आपके लिए इकट्ठा किया है। ये वो पल हैं जिनसे आपका मानसिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास कतई नहीं होने वाला, लेकिन हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका सांप्रदायिक, कर्मकांडी और पाखंडी विकास जरूर हो जाएगा। सबसे पहले नजारा इंडियन न्यूज का। लेकिन कांवड़ में देखो, ये भगवान शिव का जो तीसरी नेत्र खुलता है तो विनाश होता है, आप सब जानते हैं। और भगवान शिव ने जो हलाहल बीज पिया उसको शांत करना बहुत जरूरी है। एक पौराणिक है, बहुत प्राचीन परंपरा, जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है उसी तरह वो जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर जल नहीं चढ़ेगा तो कोरोना से भयंकर चीजें हो जाएंगी। आप समझिए बात को। हम तो कह रहे हैं कि हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हर प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए कि इस वर्ष तो और जान से श्रावण में हर व्यक्ति जलाभिषेक करे, हर भगवान शिव को हर मंदिरों में जाके जलाभिषेक करे, क्योंकि कोरोना काल का समय चल रहा है। अच्छा ये बताइए, कोई गारंटी तो है नहीं कि कोविड की तीसरी लहर साल भर बाद आएगी कि 2 साल बाद आएगी कि कितने साल बाद आएगी। तब तक सब कुछ रोक दो, धार्मिक का आयोजन पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। ऐसे ही देखिए, कोई ठिकाना नहीं, कहीं ऊपर से ग्रह कचरे आ रहे, कभी पृथ्वी से टकरा जाए, कभी ठुक जाए। अब पता चले इस बार पूजा न किया, जलाभिषेक न करे तो कहां स्वर्ग में चित्रगुप्त भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे कि जलाभिषेक इस बार सरकार ने नहीं करने दिया या आशुतोष जी ने नहीं करने दिया जलाभिषेक। तो इसलिए इस पाप से दूर रहना होगा। भगवान शिव का जलाभिषेक करना बहुत जरूरी है। बाबा जी को बताओ कि शिव जी को पानी चढ़ाना तो ठीक है, लेकिन शिव जी सिर्फ हमारे जल के भरोसे नहीं बैठे हैं। इसलिए जब कोरोना निपट जाए तब जमकर जल चढ़ा लेना। अगर सिर्फ पानी चढ़ाने से ही कल्याण होता तो दुनिया कब का समरसेबुल, गांव में समरसेबुल कहते हैं, दिल्ली बंबई के असर में आप लोगों ने उसे सबमर्सिबल पंप कहना शुरू कर दिया है। खैर, तो दुनिया कब का 24 घंटे समरसेबुल पंप से पानी चढ़ाने की व्यवस्था कर चुकी होती। अब एबीपी न्यूज को भी लगे हाथ देख लीजिए। सलीम रहमानी जी, कुंभ सुपर स्प्रेडर नहीं था। अच्छा सुनिए अजय जी, कुंभ के कारण लोगों की जान बची है गंगा जल की मेडिसिन वैल्यू से। कोर्ट ने कोरोना महामारी से बचने के लिए धार्मिक आयोजनों से मना किया। सरकार ने आयोजनों को सांकेतिक कर दिया। ऐसे मौकों पर इन अवैज्ञानिक और जहालत भरी बातें करने वाले बाबाओं को बहसों में बुलाने का क्या औचित्य है। खैर, रूबिका लियाकत की एक अदा ने सबका ध्यान खींच लिया। आप भी देखिए। अभी तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामला ठीक हो गया, इसीलिए प्रभु राम का नाम तक निकल पा रहा है, अयोध्या का जिक्र तक कर पा रहे हैं आप लोग, वरना दूर दूर तक दिखाई नहीं देते थे आप। यहाँ जितना ताल ठोक के मैं कह सकती थी उतना ताल ठोक के आप नहीं कह सकते थे कि नहीं मंदिर वही बनेगा। आपने से कितनों ने कह दिया? मैंने कहा आप में से कितनों ने कह दिया? समाजवादी पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं ने, कितने प्रवक्ताओं ने ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कि नहीं, आस्था अगर देखनी है तो मंदिर वही बनना चाहिए। कह पाया था कोई आप में से? ताल ठोंक कर उन्होंने जो बात सपा प्रवक्ता से कही, लगभग वही बात उनके लिए भी कही जा सकती है। एक विघ्न संतोषी बाबा उनके पैनल पर तमाम उलझुलूल बातें कर गया। उसे चुप कराते रूबिका की जुबान कतई तल्ख नहीं हुई,
लेकिन विपक्षी कांग्रेस या सपा को पाते ही उनके अंदर एक अनजान सा साहस पैदा हो जाता है। लगभग वही रवैया अंजना ओम कश्यप ने भी सपा प्रवक्ता के साथ अपनाया। लेकिन थोड़ा तो सर उस दिन के मुद्दे पर बोलिएगा ना, जरा हम भी जाने कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर समाजवादी पार्टी की क्या नीति है, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। आपकी गंभीरता इस पर है सर, वही वाली पंचायत चुनाव की हिंसा, मतलब आपको भी बस अपने हार की टीस हर जवाब में सामने दिख जाती है। थोड़ा तो टॉपिक पर बोलिएगा, आज के टॉपिक पर। और अब आप सबको बधाई, कुछ देशों की एक सूची सामने आई है जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। ये देश हैं बहरीन, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब और हंगरी। ये वो देश हैं जिन्होंने अपने नागरिकों की जासूसी के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। भारत भी इसमें शामिल है। भक्ति का जज्बा अगर अभी भी 2014 की तरह ही हिलोरे मार रहा है तो आप इस पर ताली भी बजा सकते हैं। भारतीय मीडिया संस्था द वायर और दुनिया के कुछ अन्य मीडिया संस्थानों ने एक सामूहिक पड़ताल में बड़े पैमाने पर पत्रकारों, एक्टिविस्ट, नेताओं और जजों की निगरानी से पर्दा उठाया है। यह जासूसी एक इजरायली कंपनी NSO ग्रुप द्वारा बनाए गए पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए की जाती है। इस सॉफ्टवेयर को लोगों के स्मार्टफोन में डाल दिया जाता है। NSO ग्रुप का दावा है कि वह अपना सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही बेचता है। भारत में किस सरकारी संस्था ने इसे खरीदा है यह बात साफ नहीं है, लेकिन भारत में पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि इस पड़ताल में सामने क्या आया है। इसके मुताबिक 2017 से 2019 के बीच 40 से अधिक भारतीय पत्रकारों को जासूसी के लिए चुना गया। इस संभावित हैकिंग के निशाने पर हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे संस्थानों के पत्रकार शामिल हैं। अब एक एक कर उनके नाम भी जान लीजिए। सुशांत सिंह, इंडियन एक्सप्रेस; रितिका चोपड़ा, इंडियन एक्सप्रेस; रोहिणी सिंह, द वायर; सिद्धार्थ वरदराजन, द वायर; MK वेणु, द वायर; शिशिर गुप्ता, हिंदुस्तान टाइम्स; प्रशांत झा, हिंदुस्तान टाइम्स; राहुल सिंह, हिंदुस्तान टाइम्स; औरंगजेब नक्शबंदी, हिंदुस्तान टाइम्स; संदीप उन्नीथन, इंडिया टुडे; मनोज गुप्ता, नेटवर्क 18; विजेता सिंह, द हिंदू; प्रेम शंकर झा और स्वाति चतुर्वेदी 2 स्वतंत्र पत्रकार हैं। द वायर का दावा है कि संभावित जासूसी में जिन 40 पत्रकारों के नाम सामने आए हैं उनमें से सिर्फ 9 लोगों के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच हो पाई है। बाकियों के बारे में भरोसे से कुछ नहीं कह सकते। कहा जा रहा है कि इस सूची में कुछ भारतीय नेताओं और जजों के नाम भी शामिल हैं। भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही सरकार के साथ नत्थी हो चुका है। इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर जासूसी हो रही है। दिलचस्प यह भी है कि जासूसी की खबरें सामने आने के बावजूद मीडिया में बड़े पैमाने पर नाराजगी का कोई लक्षण नहीं है। सरकार के साथ खड़े मीडिया के लिए यह आत्ममंथन का वक्त है। आखिर कहां तक वह सरकार की कारगुजारियों का समर्थक बना रह सकता है। ये तो बात हुई पत्रकारों की, लेकिन पत्रकारों से कहीं ज्यादा बड़े नाम जासूसी की इस लिस्ट में शामिल हैं। सबसे ऊपर नाम आता है राहुल गांधी का। ये हैकिंग 2019 के लोकसभा चुनावों के आसपास हुई। राहुल गांधी के साथ उनके 2 करीबी साथियों अलंकार सवाई और सचिन राव के नंबर भी उस सूची से बरामद हुए हैं जिनकी जासूसी पेगासस के जरिए होने की बात है। इस जासूसी के शिकार नेताओं में एक नाम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम भी हैकिंग की लिस्ट से बरामद हुआ है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी और उसके तमाम परिजनों के फोन भी एक तरफ से हैक करने की कोशिश हुई। जासूसी की लिस्ट में एक और हैरान करने वाला नाम है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का। लवासा वो अधिकारी हैं जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी किया था। ये तो उनकी बात हुई जो विपक्ष में या नौकरशाह थे। जासूसी के शिकार संदिग्धों में मोदी जी के अपने शागिर्दों का नाम भी शामिल है। मौजूदा रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव के साथ पोएटिक जस्टिस हो गया। उन्होंने सोमवार को संसद के पटल पर ऐलान किया कि पेगासस से किसी की जासूसी नहीं हुई और कुछ ही घंटों के अंदर उनका खुद का नाम पेगासस की रिपोर्ट में सामने आ गया। इसके अलावा मोदी सरकार के एक और मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम भी पेगासस के शिकार लोगों में सामने आया है। आप लोगों ने अमेरिका में हुए वाटरगेट स्कैंडल का नाम सुना होगा। 1972 में रिचर्ड निक्सन के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन सरकार ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्यालय की जासूसी की थी।
यह खबर सामने आने के बाद निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। मोदी जी और उनकी सरकार फिलहाल इस आरोप को खारिज करने में लगी है। पत्रकारिता के लिहाज से यह बेहद चुनौती भरा समय है। सरकारें हर विधि से पत्रकारिता की रीढ़ तोड़ने में लगी हैं। यह जासूसी और निगरानी भी उसी का एक हिस्सा है। पत्रकारों के मन में एक भय बिठाने की कोशिश है। यह समय रिंग के साइड में खड़ा होकर पत्रकारिता की कमियां गिनाने का नहीं है, बल्कि इसका हिस्सा बनने का है। भारतीय पत्रकारिता में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन इसका इलाज आपके हाथ में है। सब्सक्रिप्शन ही इसका एकमात्र इलाज है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आज़ाद मीडिया का सहारा बने। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट से है। यह डॉक्यूमेंट्री उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बलात्कार की शिकार हुई 4 महिलाओं की व्यथा, उनकी दुर्दशा और बेबसी का दस्तावेज है। यह रिपोर्ट इस लिहाज से खास है कि यह बीते 1 साल से लगातार इन पीड़ित महिलाओं की परेशानियों को फॉलो कर रहा है। The act of a sexual assault on a woman is horrific. To investigate the human cost of such crimes, we decided to stay with the stories of 4 women for an entire year from Uttar Pradesh's Banda district. कह रहे हैं पिताजी तू मर क्यों नहीं गई, ये दाग कैसे आ गया? ऐसे बोला उन्होंने। शर्म खाती, आँख ही तरह का वो हुई जाती। 2 तारीख को क्या हुआ फिर से पूछ रही हूँ, बताओ। मेरे साथ अत्याचार हुआ, ये लूटी गई, मेरी इज्जत लूट गई। आप कहाँ पे थे? खरियान फिर रही, 4 लोग बारी बारी से इज्जत लूट लिया। ये बोला है कि आप खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, क्या सोच के करा आपने ये? जब हमारा न्याय नहीं हो रहा तो मौत तो क्या करोगे? मिल जाए तो वो सुकून है हमें। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। अगर आपकी रुचि पॉडकास्ट में है तो हमारा एक पॉडकास्ट है अनिल चर्चा, आप उसे भी सुन सकते हैं। हमारा नया अनिल सेना प्रोजेक्ट अरावली के जंगलों और पहाड़ों की दुर्दशा पर केंद्रित है। आप उसे अपना सहयोग भी दे सकते हैं। नमस्कार।